हेलो गाइस, वेलकम टू पावर ऑफ एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस रेवोल्यूशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में आज हम बहुत सारी जानकारियाँ करने वाले हैं कि फ्रांस रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था, आखिर उसका रीज़न क्या था, तो क्या क्या इंसिडेंट्स हुए थे फ्रांस रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के दौरान। तो ये सब हम इस टॉपिक में जानेंगे फ्रांस रेवोल्यूशन में, जो कि है क्लास 9 के चैप्टर 1 का टॉपिक। तो अब आगे जानते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी फ्रांस रेवोल्यूशन की। इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789 आउटब्रेक फ्रेंच रेवोल्यूशन। माना जाता है कि 14 जुलाई 1789 से ही इस इवेंट यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुई। इस इवेंट के दौरान ही ये इसकी शुरुआत हुई। तो क्या हुआ था आखिर इस इवेंट में, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे जानते हैं कि क्या हुआ था इस इवेंट के दौरान। तो ए 10 years पीरियड ऑफ इवेंट इन फ्रांस 1789 to 1799, यानी कि जो ये 10 साल की घटना है जो चला 1789 से 1799 तक। इसमें बहुत तरह के राजनीतिक और सामाजिक बदलाव भी हुए, जिनके कारण से फ्रांस में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत असर पड़ा है। खास करके 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी पर इसने बहुत असर डाला। इस क्रांति ने मोनार्ची को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वहाँ जो राजशाही थी और फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया। और रेवोल्यूशन खत्म होने पर नेपोलियन की तानाशाही कैसे शुरू हुई थी, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके, डिक्टेटरशिप ऑफ नेपोलियन। तो ये है फ्रांस रेवोल्यूशन का एक छोटा सा टॉपिक जिसे हमने आपको समझाया। अब आगे हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल ऑफ द बर्बन डेस्पॉट। इसकी बहुत सारे पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कारण है। द बर्बन डेस्पॉट, जो वहाँ के राजा हैं वही वहाँ का राज चला रहे हैं, वहाँ उनकी ही हुकूमत चलती है। डेस्पॉट निरंकुश शासक, जिसको कोई रोकने वाला नहीं हो, जिसका वहाँ पे राज चलता हो, डेस्पॉट कहते हैं उसे। तो फर्स्ट हमारे लुइस 14 ने वहाँ पे शासन किया था 1643 से 1751 तक। ये एब्सोल्यूट डेस्पॉट कहे जाते हैं। माना जाता है ये वहाँ के पक्के शासक थे, पक्के तानाशाह थे, जो वहाँ के बहुत सारे वॉर्स को इन्होंने जिताया था। किसे जिताया था? फ्रांस को। ये बहुत सारी वॉर्स को फ्रांस ने जिताया था। और ये वो सेंट्रलाइज ऑफ पावर, यानी कि वहाँ की जो पावर थी इन्होंने सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, सारी पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की। हाँ, लुइस 14 जो थे वो बहुत से वार फ्रांस को जिताए थे, बट उसकी वजह से वॉर्स में वेपन्स का यूज़ होता है जो खरीदने में पैसा जाता है। सो वॉर्स में बहुत ही पैसा खर्च होता है, इसलिए इन्होंने वार तो लड़े थे, बट उसके कारण जो है यहाँ पे फ्रांस कर्ज की शुरुआत हुई थी, कर्ज में डूबता चला गया था। उसके बाद आते हैं लुइस 15 ने 1715 से 1774 तक राज किया था। इनके जब ये शासन में थे तब एक 7 साल का एक वॉर हुआ था इंग्लैंड के बीच में और फ्रांस के बीच में, जिसमें इंग्लैंड जीता था और फ्रांस हार गया था। तो 7 साल का वॉर हुआ था, यानी कि इसमें बहुत सारे वेपन का यूज़ भी हुआ होगा, बहुत सारे पैसा भी खर्चे हुए होंगे। और माना जाता था कि ये एक अच्छे शासक नहीं थे। और जब से ये 7 साल का वॉर हुआ था उसके बाद से फ्रांस और भी ज़्यादा कर्ज में डूबता चला गया। उसके बाद हम बात करेंगे लुइस 16, जो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको बार बार इनका नाम, इनकी जिक्र होता रहेगा, तो इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। लुइस 16 ने 1774 से 92 तक शासन किया था। लुइस 16 ने, हाँ, ये अच्छे थे, इनकी सोच तो अच्छी थी, बट इनकी एक प्रॉब्लम थी कि ये अपने आप से कोई फैसला नहीं ले पाते थे बिना अपने सलाहकारों से सलाह लिए।
और सलाह लिए बिना ये कुछ नहीं कर पाते थे। तो एक इनकी ये कमी थी। और उसके बाद ये इनकी एक बहुत बड़ी कमी थी, ये बैक ट्रैक फ्रॉम डिसीजन इजली, यानी कि ये कोई भी फैसला लेने के बाद बैक ट्रैक कर जाते थे, उस डिसीजन से मुकर भी जाते थे, बैक ट्रैक हो जाते थे। और इनकी जो वाइफ थी एक ऑस्ट्रियन थी, मैरी एंटनॉन, ये एक इनकी बैड एडवाइज़र थी, मानी जाती है ये बैड एडवाइज़र थे। इनकी सलाह मानने पर लुईस 16 को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। और लुईस 16 के शासन के दौरान एक अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, जिसमें लुईस 16 में अमेरिका की हेल्प की थी। सिर्फ इंग्लैंड से जो 7 साल की वॉर थी उसमें हार जाने के बाद उनकी अमेरिका की मदद की थी, और सिर्फ इंग्लैंड को दिखाने के लिए कि हाँ हमें किसी से कम नहीं है। इस वॉर के बाद फ्रांस और भी ज़्यादा कर्ज में डूबता चला गया। अमेरिका और लुईस 16 यानी कि फ्रांस की जीत हुई इंग्लैंड से, पर उसके बाद फ्रांस और भी ज़्यादा जो है कर्ज में डूबता चला गया। तो ये है लुईस 16 और ये है उनकी वाइफ। तो इनकी फ़ोटो भी हम देख ले रहे हैं। तो ये था लुईस 16 के बारे में कुछ जानकारियाँ। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो पढ़ेंगे सोसाइटी ऑफ फ्रांस। सोसाइटी ऑफ फ्रांस क्या थी, कैसे थी? सोसाइटी ऑफ फ्रांस जो है वो 3 स्टेट में बांटी गई थी, जिसमें फर्स्ट स्टेट में आते थे क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी एंड थर्ड में मर्चेंट, लॉयर, वर्कर, ट्रेडर्स, फार्मर्स, यानी कि नीचे लोग। क्लर्जी यानी कि जो चर्च में काम करते थे उन्हें क्लर्जी कहते थे। नोबिलिटी यानी कि बिजनेसमैन, यानी कि थोड़ा ऊंचे, मतलब थोड़ा अमीर लोग, मीडियम साइज में आते थे, मीडियम अमीर। और थर्ड में मर्चेंट, लॉयर यानी कि फार्मर्स, किसान लोग जो गरीब थे वो लोग आते थे। तो ये हो गया इनका सोसाइटी ऑफ फ्रांस आते थे। और जो 90% पॉपुलेशन किसानों की थी, पर उनमें कुछ ही किसान थे जिनके पास खुद की ज़मीन थी। 60% ज़मीन जो थे वो क्लर्जी और नोबिलिटी की होते थे, जिसपे जो है थर्ड स्टेट वाले लोग काम करते थे, उनके जो है सिर्फ काम करते थे। और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लिए जो है बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, पर थर्ड स्टेट के लिए कुछ नहीं था, बल्कि थर्ड स्टेट को और टैक्स भी देना पड़ता था। तो ज़्यादा सुविधाएं थी वो क्लर्जी और नोबिलिटी की थी। मर्चेंट और लॉयर्स, वर्कर, ट्रेडर यानी कि थर्ड स्टेट के लोग उतने अच्छे से उनके लिए सुविधाएं नहीं थी जितनी फर्स्ट और सेकंड के लिए थी। तो ये हो गया सोसाइटी ऑफ फ्रांस, जो 3 पार्ट में डिवाइड थी, उसके बारे में हमने जाना। उसके बाद आता है टाइमलाइन पर नज़र डाल देते हैं। 1789 से स्टेट जनरल, 1789 to 91 तक नेशनल असेंबली, 1791 to 92 तक लेजिस्लेटिव असेंबली, 1792 to 95 तक नेशनल कन्वेंशन रीजन ऑफ टेरर, 1795 से 98 तक डायरेक्टरी रूल्स, और 1799 डिफाइन द नेपोलियन की एंट्री, 1799 से नेपोलियन की एंट्री। तो ये थी टाइमलाइन जिस पे हमने नज़र डाला। और अब सबसे पहले हम बात करेंगे 1789 से स्टेट जनरल की। तो स्टेट जनरल क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो स्टेट जनरल ये एक तरह की आम सभा थी, सुपर पार्लियामेंट थी। इसमें सब स्टेट के लोग बुलाए गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट सभी तरह की आम सभा थी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के लोग बुलाए गए थे। और ये ऐसा जो है 175 ईयर्स में पहली बार हुआ था, 5 मई 1789 को। ऐसा क्यों हुआ था ये भी जानेंगे, क्योंकि फ्रांस में एक बार ऐसा हुआ कि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ गई थी कि वहाँ पे उतनी अच्छे से अनाज नहीं हो पाया, जिसके कारण वहाँ की फाइनेंशियल हालत ख़राब होती जा रही थी। तो उसकी वजह से वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा के, उन्होंने बोला कि हमको टैक्स और बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ रहा है यानी कि थर्ड स्टेट पर ही बढ़ेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के कोई टैक्स नहीं था, सिर्फ थर्ड को ही टैक्स देना पड़ता था। तो राजा ने बोला कि एक बार हम एक सभा बुला लेते हैं, उसके बाद हम टैक्स बढ़ाएंगे। तो इसमें ऐसा था कि जो है वहाँ के जो डेलीगेट्स थे वो थे फर्स्ट स्टेट के 300, सेकंड स्टेट के 300 एंड 600 थे थर्ड स्टेट के। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि हर स्टेट के लोग एक वोट देंगे।
तो जो कि फर्स्ट और सेकंड से एक वोट मिल जाते थे, क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती थी, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, तो उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट जो थर्ड स्टेट के लोग रहते थे उनको इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि पहले ही उनके पास उतना पैसा नहीं होता था कि वो उतना टैक्स चुका सके, ऊपर से एक और टैक्स लग जाता। तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने राजा से बोला कि आप वोटिंग में हम लोगों को मतलब एक न मानिए, हम 600 लोगों की वोटिंग करवा दीजिए। और इसमें एक डेडलॉक हो गया था वोटिंग राइट्स पर, क्योंकि मतलब पहले तो वो ऐसा होता था कि फर्स्ट और सेकंड के मतलब एक वोट मिल जाएंगे, बट थर्ड को इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि हम 600 लोगों का पूरा वोटिंग कराइए, आप एक ना मानिए। ऐसा करने से लुईस 16 ने मना कर दिया था, जिसके कारण वहाँ के जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था, एक नेशनल असेंबली घोषित डिक्लेयर कर दिया था। सो ये हुआ था डेडलॉक ओवर वोटिंग राइट्स में, ऐसा हुआ था। और ऐसा होने के बाद जो नेशनल असेंबली थी, लुईस 16 ने इनको लॉक कर दिया था किसी नेशनल असेंबली को एक मेन हॉल में, ताकि वो अंदर नहीं आ सके। और ऐसा करने से जो थर्ड स्टेट यानी कि नेशनल असेंबली के लोग थे वो टेनिस कोर्ट में जाकर शपथ लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के तभी आराम से बैठेंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। तो वो लोग ने शपथ ली थी कहाँ पे, टेनिस कोर्ट। तो यहाँ से स्टार्ट होती है फ्रांस रेवोल्यूशन की। और ये थी वो सभा जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट के मेंबर शामिल हुए थे, जहाँ पे थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया था। ये थी वो पार्लियामेंट। उसके बाद ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम जून में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण और भी ज़्यादा दंगे होने लगे थे, और क्या हुआ था। तो जून में ऐसा क्या हुआ था ये जानेंगे। तो ऑल ओवर फ्रांस प्रेजेंट यानी कि जो फार्मर्स थे वहाँ पे भुखमरी के हालात हो गए थे, जिससे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी जितनी कि थर्ड स्टेट को होती थी। तो थर्ड स्टेट यानी कि जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने जो वहाँ के ग्रेन स्टोर होता था वहाँ पे हमला कर दिया, और वहाँ पे हमला करने के बाद वहाँ के जो लैंड रिकॉर्ड्स थे उसे भी इन्होंने जला दिया। और इसे द ग्रेट फेयर भी माना जाता है। वहाँ के जो राजा थे और सब लोग थे वो काफ़ी इससे डर गए थे, क्योंकि हमेशा से ऐसा होता रहा है कि जो राजा थे उनके अंडर में ही थर्ड स्टेट काम करती आई है। तो अगर अब वो अपने आप से कुछ कर रही है, ऐसा उल्टा सीधा कर रही है, तो इससे जो है राजा को बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। उसके बाद जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने सारे लॉज और ऑर्डर्स को तोड़ दिया। तो लुईस 16 ने जब ये सब देखा कि ऐसा हो रहा है, इतने दंगे वगैरह हो रहे हैं, तो उसने सारे देशों से मिलिट्री बुला ली और उसे पेरिस में और वर्साइल पैलेस जो था उनका उसके बाहर उसे लगवा दिया, जिसके कारण जो नेशनल असेंबली यानी कि थर्ड स्टेट के लोग थे वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। ऐसा राजा की इस हरकत की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। तो उसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। तो स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल 14 जुलाई 1789, फ्रांस रेवोल्यूशन की स्टार्ट जो है यहाँ से हुआ था, और भी ज़्यादा दंगों से। तो ये जो बेस्टाइल एक फोर्ट था, एक किला था, जिसे एक जेल की तरह से राजा लोग मतलब यूज़ करते थे, एक प्रिजन की तरह से इसे यूज़ करते थे। और वहाँ के जो थर्ड स्टेट यानी कि नेशनल असेंबली को लगता था कि ये सिंबल है उनके तानाशाह का, ये एक जो है प्रतीक है, और इसमें जो लोगों को बहुत ही टॉर्चर किया जाता है, बहुत ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो बेस्टाइल पर हमला कर देते हैं, बेस्टाइल पर। और उन्हें ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें बताया गया कि वहाँ पे जो है वेपन्स रखे हुए हैं, वहाँ के प्रिजन्स में मतलब वेपन्स रखे हुए हैं। तो वेपन्स को लूटने के लिए वो सब वहाँ पे गए हुए थे, और वहाँ की जो प्रिजन थी उसमें जो बंदी बने हुए लोग थे उनको उन्होंने खोल दिया था। हालांकि सिर्फ 7 लोग वहाँ पे बंदी बने हुए थे,
तो वहाँ पे गए और वहाँ के जेल से उन्होंने वेपन्स को लूट लिया और वहाँ के जो कमांडर्स थे उन्हें मार दिया। और इस डे को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है, बेस्टाइल डे के नाम से इस डे को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ऐसा करने पर ये जो आपको लोग दिख रहे हैं फोटो में, ये थे थर्ड स्टेट यानी कि नेशनल असेंबली के लोग। और ये किस तरह से इन्होंने किले को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, एक एक ईंट वगैरह निकाल दी थी और यहाँ पे आग वगैरह लगा दिया था इस बेस्टाइल पर। और इसे बेकार करने के बाद, तोड़ने के बाद इसकी जो ईंट थी उसको लोगों ने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया था निशानी के तौर पर। निशानी के तौर पर लोगों ने इसे मार्केट में बेचना शुरू कर दिया था और इस डे को बेस्टाइल डे सेलिब्रेटिंग करते हैं आज भी इस नाम से। कुछ रूल्स थे जो नेशनल असेंबली के लोगों ने बनाए थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी नहीं बन पाया, बट कुछ रूल्स उन्होंने ऐसे बनाए थे जो उनकी तुरंत में काम आए। तो नेशनल असेंबली, सबसे फर्स्ट जो नेशनल असेंबली के लोग थे उन्होंने अपने आप को एक नेशनल कॉन्टिनेंट असेंबली घोषित कर दिया और उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो फर्स्ट स्टेट की यानी कि जो क्लर्जी थे, फ्यूडलिज्म थे, उनको भी अब जो है टैक्स देना पड़ेगा। और क्योंकि अभी तक तो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही हर टाइप का टैक्स देते आए हैं, फर्स्ट सेकंड को उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। तो कुछ क्लर्जी, जो नीचे क्लर्जी थे यानी कि जो बड़े क्लर्जी रहते थे उनको तो फ़ायदा होता था इससे, बट जो नीचे पोस्ट पर क्लर्जी थे उनको इतना फ़ायदा नहीं होता था। तो कुछ मेंबर सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के भी नेशनल असेंबली से जुड़ चुके थे। उसके बाद जब उन्होंने टैक्स लगाया क्लर्जी फर्स्ट स्टेट पर, तो जो बहुत से नॉबल्स थे वो फ्रांस छोड़कर चले गए थे। कहाँ पे? इटली और दूसरे शहरों में रहने लगे थे, यानी कि इमिग्रेट्स छोड़कर चले गए थे इंग्लैंड, इटली और कई जगह। तो जो वहाँ के क्लर्जी थे उनको बोला गया कि अब आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठिए। और ऐसा करने से वहाँ के जो पोप थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए थे और वो जो है इस रूल से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए थे। जो नेशनल असेंबली थी तो पोप बहुत ही एंग्री हुए थे। तो पोप जो थे वो नेशनल असेंबली के खिलाफ थे, वो इसके साथ नहीं थे, इसके खिलाफ थे। और ऐसा माना जाता है कि ये स्टार्टिंग थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। आई होप अभी तक मैंने जितना भी बताया आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत यहीं से होती है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे शुरुआत हुआ था, आखिर हुआ क्या था जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरुआत हुआ था, तो ये थी शुरुआत कैसे हुआ था। तो आई होप यू लाइक इट। और आपको अगर अच्छा लगा हो फ्रेंच रेवोल्यूशन ये टॉपिक तो लाइक करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।